हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गेन ब्रेन विद हिमांशी ऋषि। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि रहने वाले हैं लिटरेचर पार्ट से, लिटरेरी टर्म्स से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से, शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स। बेसिकली लिटरेचर से आज की क्लास रहेगी। सो दिस विल बी द प्रैक्टिस सेट नंबर 8। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट्स 7 तक कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो HSSC-TGT इंग्लिश की आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके सारी ही वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट इज द रियल नेम ऑफ द पोएटेस कमला दास। कमला दास जी का रियल नेम क्या है वो हमें बताना है। वी हैव द ऑप्शंस। ए ऑप्शन कलरी देवी, बी रत्नावली, सी माधवी कुट्टी या फिर डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट, माधवी कुट्टी। माधवी कुट्टी कमला दास जी का रियल नेम था। उनकी शादी के बाद उनका नाम पड़ा था कमला दास। अब हम कुछ कमला दास जी के इम्पॉर्टेंट लाइफ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। सो शी वॉज बॉर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन मालाबार कोस्ट इन केरला। सो उनका जन्म कहाँ हुआ था? मालाबार कोस्ट केरला में है जो कि, और कब हुआ था? 31 मार्च 1934। सो पेपर में पूरी डेट बहुत ही कम पूछी जाती है, बस आपको ईयर याद होना चाहिए। सो बेसिकली कौन से ईयर में उनका जन्म हुआ था? 1934 में। और बर्थ डेट और डेथ डेट से क्वेश्चन आते हैं। अगर हमें कोई भी राइटर दिया है, हमें ये दोनों चीज़ें उस राइटर के बारे में डेफिनेटली पता होनी चाहिए। हर रियल नेम वॉज माधवी कुट्टी। अभी हमने डिस्कस किया कि जो उनका असली नाम था शादी से पहले था माधवी कुट्टी, जो कि उनके खुद के पेरेंट्स ने रखा था। बट शादी के बाद जो उनके इन लॉज थे, ठीक है, जो उनके ससुराल वाले थे, उन्होंने उनका नाम कमला दास रखा था। थर्ड पॉइंट, शी टर्न्ड इनटू इस्लाम इन 1999 at the age of 65 and changed her name to कमला सूर्या। ठीक है, तो इस लाइन का क्या मतलब है? वो इस्लाम रिलीजन में कब चेंज हुई, कब टर्न हुई? उन्होंने जब वो 65 ईयर्स की थी, उन्होंने इस्लाम रिलीजन अपना लिया था। और कौन से ईयर में? 1999 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में, सो ये इम्पॉर्टेंट है। और उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करने के बाद क्या नाम रख लिया था? कमला सूर्या। एंड शी डाइड इन द ईयर 2009। उनकी डेथ कब हुई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव आर द लाइन्स टेकन फ्रॉम विच पोएम। ये जो लाइन्स है, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, ये कौन सी पोएम से ली गई है ये लाइन्स? सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। ए द लुकिंग ग्लास, बी एन इंट्रोडक्शन, सी अ रिक्वेस्ट या फिर डी द कैप्टिव। पहले तो मैं बता दूं ये सारी ही पोएम्स कमला दास जी के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। और ये जो लाइंस ली गई हैं वो ली गई हैं एन इंट्रोडक्शन से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट, दैट इज एन इंट्रोडक्शन। जो इनकी ये पोएम है एन इंट्रोडक्शन और डांस ऑफ द यूनिक्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम्स है। बट इस पोएम से, एन इंट्रोडक्शन से, इनकी बहुत सी ज़्यादा लाइंस एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम दैट डोमिनेट्स द पोइट्री ऑफ कमला दास इज। जो उनकी बेसिकली थीम है, जो कि उनकी ज़्यादातर पोइट्रीज में देखी जाती है, वो हमें बतानी है कौन सी है। चाइल्डहुड है, रोमांटिसिज्म है, नॉस्टैल्जिया है या फिर लव है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द डी पार्ट, दैट इज लव। सो जो उनकी पोएट्री है, ज़्यादातर वो उसमें लव के बारे में, प्यार के बारे में बात करती है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एंड द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइटल ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी। कमला दास की एक ऑटोबायोग्राफी है, हमें उसका नाम बताना है कि उसका क्या नाम है। सो द ऑप्शंस आर माई एक्सपेरिमेंट्स विद लाइफ,
माई स्टोरी, समर इन कैलकटा या फिर द डिसेंडेंट्स. सो द करेक्ट आंसर इज द बी पार्ट, दैट इज माई स्टोरी. ये इन्होंने खुद ही लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बहुत बड़े कन्फेशंस करे हैं, बहुत बड़े खुलासे करे हैं, अपनी सारी गलतियों को उन्होंने इसमें कन्फेस किया है बिना डरे. ठीक है. और ये माई स्टोरी कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी? 1973 में. और ये 14 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में पब्लिश हुई थी इनकी ये स्टोरी, माई स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स बाय कमला दास. हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं और हमें बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है. वॉल्यूम ऑफ पोएम्स मतलब कलेक्शन ऑफ पोइट्री. उनकी पहले कौन सी थी वो उसका हमें नाम बताना है. सो द ऑप्शंस आर समर इन कैलकटा, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, द डिसेंडेंट्स एंड द डी ऑप्शन द फ्रीक्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट, दैट इज समर इन कैलकटा विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965. और ये उनकी फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेड्स आर द नरेटिव स्पीशीज ऑफ. जो बैलेड्स है, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ अ पोएम. सो बैलेड्स क्या है? विमेन सॉन्ग्स, मोनोलॉग्स, फोक सॉन्ग्स या फिर सोसाइटी सॉन्ग्स. सो बैलेड्स दे आर फोक सॉन्ग्स. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन. मैंने पोएट्री एंड टाइप्स ऑफ पोएट्री, नॉवेल्स, टाइप्स ऑफ नॉवेल्स पे वीडियोस भी बनाई हैं. अगेन आपको वो वीडियोस भी मेरी प्लेलिस्ट से मिल जाएगी और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सटेंडेड नरेटिव विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग अलॉन्ग विद इट्स सरफेस स्टोरी इज कॉल्ड. ये एक नरेटिव है, ठीक है. अब नरेटिव कुछ भी हो सकता है, पोएम या फिर प्रोज, शॉर्ट स्टोरी या फिर स्टोरी, ठीक है, नॉवल. सो ये एक नरेटिव है विच कैरीज अ सेकेंड मीनिंग, जिसमें सेकेंड मीनिंग है, मतलब जिसके पीछे कुछ हिडन मीनिंग छुपा हुआ है. ऐसे चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इमेजरी, मेटाफर, एलेगरी या फिर फेबल. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द सी ऑप्शन, दैट इज एलेगरी. सो ये एक ऐसा वर्क है जहाँ पे पोएट या फिर राइटर किसी भी स्टोरी में जो बात करता है जिसका ऊपर ऊपर का मीनिंग कुछ और है, बट अगर आप उसको ध्यान से पढ़ोगे स्टोरी को तो स्टोरी का कुछ हिडन मीनिंग भी ज़रूर होता है. सो इस टाइप के वर्क को हम एलेगरी बोलते हैं. तो ये पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेफरेंस टू समवन or something that is known from history, literature, religion, politics, sports, science or another branch of literature is called. So ये एक ऐसा वर्क है जहाँ पे राइटर रेफरेंस करता है हिस्ट्री की, लिटरेचर की, रिलीजन की, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, साइंस की या किसी भी तरीके की, और उस ब्रांच, उस रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे? इल्यूजन, अल्यूजन, कन्फ्यूजन या फिर फ्यूजन. तो ऐसे काम को हम बोलते हैं अल्यूजन. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द बी ऑप्शन, दैट इज अल्यूजन. सो बेसिकली इस टाइप ऑफ वर्क में ना आपको देखने को मिलेगा कि जो राइटर है वो थोड़ा बहुत रेफरेंस करेगा बहुत ही फेमस चीज़ का. और वो फेमस चीज़ कुछ भी हो सकती है और वो ऐसे करेगा कि इतनी जानी मानी चीज़ होगी, राइटर्स को लगेगा जो भी मेरी रीडर्स है, जो भी मेरी ऑडियंस है, उसको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. इसको बहुत सिंपल एग्जाम्पल से हम समझते हैं. अगर हमारी क्लास में एक नया बच्चा आया तो अगर उसको हम बोले ही इज़ एन आइंस्टाइन, तो जब आपने उसको आइंस्टाइन बोल दिया, आपको समझाने की नहीं ज़रूरत अपना पॉइंट. आप जिसको ये बात बोल रहे हो ना, ही इज़ एन आइंस्टाइन, आप ये सोच के चल रहे हो कि वो आपकी बात समझ लेगा. कैसे? कि मतलब वो समझ लेगा कि आपका मतलब है ये बच्चा इंटेलिजेंट है. सो ऐसे ही अल्यूजन का भी यही मतलब होता है. जो राइटर है वो कैसा रेफरेंस देगा आपको अपनी राइटिंग में, ये सोचते हुए कि मेरी ऑडियंस इस रेफरेंस को ईजीली समझ लेगी, और इसको वो बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करता, बस थोड़ा सा रेफरेंस दे देगा.
सो इस टाइप के हम काम को बोलते हैं अल्यूजन. सो हेयर द आंसर विल बी द बी ऑप्शन. आगे बढ़ने से पहले लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिएगा. कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, फीडबैक दीजिएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज़ अ लिटरेरी जॉनरा, या फिर कहीं लोग इसे जॉनर भी पढ़ते हैं इस वर्ड को, बट जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है जॉनरा. इट इज़ अ लिटरेरी जॉनरा that focuses on the psychological and moral growth of the protagonist from childhood to adulthood, in which character change is important. So ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे? ये एक लिटरेरी जॉनरा है, एक लिटरेरी वर्क है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसमें शुरू से लेके एंड तक एकदम चेंज पाया जाता है, और वो चेंज पॉजिटिव चेंज होता है. ठीक है, तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे? अब ये चेंज मॉरल ग्रोथ भी हो सकती है या फिर साइकोलॉजिकल चेंज, मतलब इट मेक्स द कैरेक्टर अ बेटर पर्सन फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द बिगिनिंग. ठीक है, तो ऐसे वर्क को हम क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल फिक्शन, गॉथिक नॉवल, बिल्डिंग्स रोमन, या फिर नन ऑफ द अबव. सो ऐसे काम को हम बोलते हैं सी ऑप्शन, दैट इज बिल्डिंग्स रोमन. बिल्डिंग्स रोमन एक ऐसा वर्क है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है उसमें आप देखोगे वो शुरुआत में इतना समझदार या फिर अच्छा सा नहीं दिखाया होगा, उसके साथ बुरी बुरी चीज़ें घटनाएं हो रही है, बट वो अपने एक्सपीरियंसेस से एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति या फिर इंसान आगे जाके टुवर्ड्स द एंड ऑफ द नॉवल बन जाता है. एक सक्सेसफुल कैरेक्टर उसे दिखाते हैं. सो ऐसे वर्क को हम बोलते हैं बिल्डिंग्स रोमन. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोज डज नॉट इंक्लूड. अब प्रोज क्या होता है? प्रोज कोई भी ऐसा राइटिंग का तरीका होता है जो कि राइमिंग स्कीम नहीं होती, जो कि बेसिकली पैराग्राफ फॉर्म में होता है. ठीक है, तो प्रोज एकदम पैराग्राफ फॉर्म में होता है. सो बेसिकली प्रोज क्या इंक्लूड नहीं करता? प्ले, नॉवल, पोएम या फिर स्टोरी. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द थर्ड ऑप्शन, दैट इज पोएम. तो जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा पैराग्राफ वाइज होता है जो प्रोज होता है. सो प्रोज नॉवल भी होता है, नॉवला भी होता है, स्टोरी भी होती है, बट पोएम नहीं होती. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ फिक्शनल प्रोज टेल ऑफ नो स्पेसिफाइड लेंथ बट टू शॉर्ट टू बी पब्लिश्ड एज अ वॉल्यूम इज ड्रामा, नोवेल, नोवेलाज या फिर शॉर्ट स्टोरी. सो एक फिक्शनल प्रोज है, ठीक है, फिक्शनल राइटिंग स्टाइल है जो कि पैराग्राफ वे में है, जिसका कोई भी स्पेसिफाइड लेंथ नहीं है, कोई भी नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं गिवन, बट वो थोड़ा शॉर्ट होता है कि आप उसको एक बुक के तरीके से पब्लिश कर सको. तो ऐसे वर्क को हम क्या कहेंगे? ड्रामा, नॉवल, नॉवलाज या फिर शॉर्ट स्टोरी. तो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट स्टोरी. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. He did not hate Dash now, for he now know that it was merely the spring asleep. In the selfish giant, which season is considered by the giant as spring asleep? So the selfish giant एक बहुत बहुत प्यारी सी स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है. ये NCERT के बुक्स में भी है, ये अगर आप प्राइवेट स्कूल्स में भी देखो उनके भी चैप्टर्स में है, और बहुत से नॉवेल्स में इसका जिक्र भी है द सेल्फिश जाइंट स्टोरी का. तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी बन जाती है. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लिखी किसने है. ये लिखी है ऑस्कर वाइल्ड ने. ठीक है, तो उसके अंदर सीजन्स के बारे में डिस्कस हुआ है. तो जो सेल्फिश जाइंट है, स्प्रिंग अस्लीप, उसने कौन से सीजन को बोला है? ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून या फिर विंटर. सो हेयर द करेक्ट आंसर विल बी द फोर्थ ऑप्शन, दैट इज विंटर. नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है मैजिकल रियलिज्म. अभी हमने रियलिज्म समझा था इससे पहले, जिसमें हमें सारी सच्चाई दिखाई जाएगी, ट्रुथफुल इवेंट्स दिखाए जाएंगे, बट इसके आगे हमने मैजिकल लगा दिया तो बन गया मैजिकल रियलिज्म. मतलब जो भी इवेंट्स होंगे वो सब सच होंगे, बट जो उसमें हम थोड़ा मैजिक मतलब सुपर नेचुरल एलिमेंट्स डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है टॉनी मॉरिसन का एक नॉवल है बिलावेड. एक नॉवल है बाय टॉनी मॉरिसन. इसमें
टॉनी मॉरिसन ने क्या दर्शा रखा है एकदम। ये एक तो पहली बात, ये बिल्कुल सच्चे इवेंट्स पे आधारित है। जो इसकी प्रोटैगनिस्ट है, मतलब हीरोइन है, वो सेथ एक लड़की है और सच्ची में ऐसी एक लड़की थी। तो बेसिकली टॉनी मॉरिसन ने एकदम ट्रू इवेंट्स दिखाए हैं। जब अमेरिकन की सिविल वॉर हुई थी तो जो अफ्रीकन फैमिलीज़ थी, मतलब अमेरिका में कैसे अफ्रीकन फैमिलीज़ का जो बुरा हाल हुआ ड्यू टू दिस वॉर, कैसे उन्हें स्लेव बनाया गया। सो पूरी स्टोरी उसी के ऊपर है, ट्रू इवेंट्स के ऊपर, कि जो ये लड़की है सेथ, सो व्हाट ऑल थिंग्स शी हैड गॉन थ्रू। सो बेसिकली उसी के ऊपर ये पूरा नॉवल आधारित है। अब इसमें मैजिक वाली क्या चीज़ डाली गई थी टॉनी मॉरिसन द्वारा, इन्होंने इस नॉवल में दिखा रखा है जो सेथ है उसको अपनी मदर की आत्मा दिखाई देती है। सो ऑब्वियसली ऐसा सच्ची में नहीं था। ये जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये ट्रू इवेंट्स पे आधारित है। तो जो सच्ची में जो स्लेव थी तो उसको अपनी मम्मी की आत्मा नहीं दिखा देती थी, बट पूरी वही मैंने आपको जैसे बताया सोसाइटी जब क्या थी उस टाइम पे, क्या क्या इवेंट्स हुए, वो सब इवेंट्स दिखाए। बट इसमें थोड़ा सुपर नेचुरल एलिमेंट भी डाल दिया राइटर ने। तो इसको हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म, जिसमें ट्रू इवेंट्स की बात की जाती है बट उसमें थोड़ा बहुत सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी डाल दिया जाता है। और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स यही होते हैं, घोस्ट वगैरह या फिर आत्मा दिखाई देना, कोई भी सुपर नेचुरल एलिमेंट जो कि एकदम पॉसिबल नहीं है इन रियल वर्ल्ड। Next question. It is a style of writing or an art from that mixes realistic events, images, scenes, etc. with fantasy. So एक ऐसा writing का style है जो कि मिक्स होता है, जिसमें रियल इवेंट्स के बारे में भी बात करी है बट उसमें थोड़ी बहुत फैंटेसी डाल दी है। रियल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, मतलब सच्ची घटनाएं के बारे में बात करिए। सो बेसिकली जो राइटर है वो आप अपने नॉवल या अपनी स्टोरी के माध्यम से या नॉवला के माध्यम से वो बताना चाहता है रियल इवेंट्स, मतलब जो सच्ची घटनाएं वो बताना चाहता है, दर्शाना चाहता है, बट उसमें उसने कुछ फैंटेसी वाली चीज़ें भी डाल दी, मतलब इमेजिनरी चीज़ें भी डाल दी। ठीक है, अब उस तरीके के वर्क को हम क्या कहेंगे, रियलिज्म, मैजिकल रियलिज्म, मेटाफिजिकल या फिर फिक्शन। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं मैजिकल रियलिज्म और डी ऑप्शन में फिक्शन में, बट जो यहाँ का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा मैजिकल रियलिज्म, दैट इज ऑप्शन बी। रियलिज्म क्या होता है, जिसमें राइटर एकदम सच्ची घटनाएं दर्शाता है, ठीक है, एज इट इज जो घटनाएं हुई हैं वो दर्शाएगा। और मैजिकल रियलिज्म क्या होता है, सच्ची घटनाएं दर्शाता है बट उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी तरफ से वो कुछ इमेजिनरी चीज़ें भी ऐड कर देगा। तो इस तरीके के वर्क को हम बोलते हैं मैजिकल रियलिज्म। सो मैंने टाइप्स ऑफ नॉवेल्स पे एक या दो वीडियोस बनाई हैं, पोएम्स पे भी बनाई हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, जिसके अंदर हमने ये सब डिस्कस करे हैं, व्हाट इज़ रियलिज्म, व्हाट इज़ मेटाफिजिकल, व्हाट इज़ फिक्शन, व्हाट इज़ मैजिकल रियलिज्म, बिल्डिंग्स रोमन, जो हमने मतलब ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम ऑफ शेली हैज़ ग्रीक माइथोलॉजी। शेली की ऐसी कौन सी पोएम है जिसमें ग्रीक माइथोलॉजी की बात कर रखी है। एलिस्टर, हिम टू द इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, प्रोमीथियस अनबाउंड या फिर द क्लाउड। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज प्रोमीथियस अनबाउंड। सो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट थीम्स हैं उनसे भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि इस वर्क का क्या थीम है। सो जो इनका वर्क है प्रोमीथियस अनबाउंड, ये ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई रेड इन वेरियस चेम्बर्स, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थरली, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दी गई है वो हमें बताना है। मिल्टन, विलियम ब्लेक, जॉन गॉल्सवर्दी या फिर वर्ड्सवर्थ। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, जॉन गॉल्सवर्दी द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फॉर विच वर्क डिड आर के नारायण गेट साहित्य अकेडमी अवार्ड? कौन से वर्क के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है आर के नारायण को, वो हमें बताना है। स्वामी एंड फ्रेंड्स, द इंग्लिश टीचर, द गाइड या फिर द डार्क रूम। ये चारों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स है आर के नारायण के। स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट वर्क है आर के नारायण जी का, ठीक है। और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से वर्क के लिए मिला है? ये इन्हें मिला है द गाइड के लिए, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है। और इस द गाइड का प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन कैरेक्टर का क्या नाम है? गफू, ठीक है। तो इस कई बार ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन टू पाकिस्तान इज़ अ फेमस वर्क बाय। जो ये वर्क है ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये हमें बताना है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। ये बहुत बार एसटेट के एग्ज़ाम में, एनवीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, या फिर इसका ईयर भी पूछ लेते हैं कई बार। तो हमें इस वर्क का ईयर एंड द राइटर के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो लेट्स सी दी ऑप्शंस। खुशवंत सिंह, अनीता देसाई, आर के नारायण या फिर कमला दास। द करेक्ट आंसर इज द ए पार्ट, दैट इज ये वर्क है खुशवंत सिंह का। खुशवंत सिंह जी ने ये वर्क लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया है पार्टीशन के बारे में। जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, जो इंडियंस पाकिस्तान में थे वो कैसे ट्रेन लेकर आए थे इन इंडिया, एंड टूवर्ड्स इन देयर जर्नी क्या क्या उन्होंने मुश्किलें देखी। सो बेसिकली इसके बारे में ये वर्क है और इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। सो इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। मोर ओवर, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। थैंक यू।